हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और उसका डिफरेंट स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन अर्थात फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज करता है यहां पर देखते हैं। ये यूट्रस हो गया स्टूडेंट, ये वेजाइना हो गया। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वल्वा। यहां पर देखेंगे तो स्टूडेंट यहां पर मेल के द्वारा स्पर्म को डिस्चार्ज किया जाता है। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा इन दोनों को सीमेन कहते हैं। तो सीमेन को डिस्चार्ज करने को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो यहां पर सीमेन को डिस्चार्ज किया गया। अब ये सीमेन जो है, इस के अंदर जो स्पर्म है वो अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इस प्रिपरेशन को कहते हैं कैपेसिटेशन। तो सबसे पहला हुआ इंसेमिनेशन, इसके बाद हुआ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है कि स्पर्म का जो मूवमेंट का जो स्पीड है, यानी एक स्पीड जो होता है उससे कुछ ज्यादा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है स्पर्म, ये यूं कह सकते हैं। तो ये स्पर्म जो है अब आ गया यूट्रस में। यूट्रस में बहुत सारे फेगोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म को निगल जाते हैं। ये यहाँ पर डिफेंस सेल है जो कोई फॉरेन पार्टिकल्स को निगलने का काम करता है। ऐसे में स्पर्म भी अगर आता है तो उसको भी निगल जाता है। लगभग 200 से 300 स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है। और यहां पर स्टूडेंट ये देखा जाए एग है, ओवरी है, और ओवरी से यहां से क्या हुआ कि एग डिस्चार्ज हुआ। इस बात को ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन के बाद जो एग रिलीज हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको कैच कर लेता है एग को, और ये एग आ जाता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास। और एग जो है सो एक केमिकल रिलीज करता है। एग एक केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिन। तो फर्टिलाइजिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और स्पर्म भी कुछ केमिकल रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, जो कि एक एसिडिक प्रोटीन है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये एंटी फर्टिलाइजिन जो कि स्पर्म के द्वारा रिलीज हुआ और फर्टिलाइजिन जो एग के द्वारा रिलीज हुआ, यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर दूसरा स्पीसीज का सीमेन रहता, स्पर्म रहता है, तो इस एग के साथ अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, वो उसके अंदर फ्यूजन करने की काबिलियत नहीं रख सकता है। तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है एंटीजन, ये जो कि हमने अभी बताया फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो यहां तक हो गया स्टूडेंट फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जरा मिटाने के लिए लाइएगा। तो अब यहां पर देख लिए कि कहां पहुंच गया ये स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कहां पर पहुंच गया? थैंक यू। तो स्पर्म कहां पर पहुंच गया? एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास पहुंच गया। अब देखिए यहां पर फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन भी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये स्पर्म ह्यूमन का है, ये पूरा ओवम जो है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का है, ह्यूमन फीमेल का है। तो कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन जो लॉक एंड की मेथड से काम करता है, एकदम फिट बैठा। चलिए यहां पर 2 स्टेप हम लोग देख लिए। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो एग है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है, ये स्पेस को हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस।
और यहां पर एक लेयर होता है, इस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा कहते हैं इस लेयर को। और इसके बाहर ये लेयर जो है सेल का, कोरोना रेडिएटा, ये हो गया कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा हो गया। अब यहां पर देखना है स्टूडेंट कि ये कोरोना रेडिएटा को एक केमिकल जो है सीमेंटेड रखे हुए है, यानी जोड़ करके रखे हुए है। ये देखिए इस तरह से जोड़ करके रखे हुए हैं, देखिए इस तरह से। तो इसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये जो कोरोना रेडिएटा सेल को जोड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए स्पर्म जो है आ करके यहां से चिपकता है। तो यहां पर जैसे ही ये चिपकता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या होता है कि ये आगे बढ़ते जाता है और एक्रोसोम का मेम्ब्रेन जो है आकर के इसमें ऐसे दबाव के कारण चिपकता है। और जैसे ही एक्रोसोम के मेम्ब्रेन और स्पर्म के मेम्ब्रेन के बीच अटैचमेंट होता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर एक इसके साथ स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा एक केमिकल रिलीज होता है हाइलुरोनाइडेज। हाइलुरोनाइडेज ये क्या किया तो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर दिया। ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर दिया। इसके बाद यहां पर देखो स्टूडेंट, ये ना है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, ठीक है, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम क्या किया तो कोरोना को, यानी कोरोना सेल जो है ना, इसको खत्म कर दिया, इस एब्स्ट्रैक्शन को रिमूव कर दिया। इसके बाद ये ना स्टूडेंट जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा है, पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन। तो ये जोनालाइसिन क्या किया तो जोना पेलुसिडा को रिमूव कर दिया। अब यहां से लेकर यहां तक इस कोरोना को यहां पर लिख देते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और इसको कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम इसको डैमेज किया। ये सारा कुछ देख लिया हम लोग। अब क्या हुआ, इसको इधर से मिटा देते हैं। अब क्या हुआ कि ये स्पर्म के लिए रास्ता क्लियर हो गया। इसको अब इस रास्ता को क्या कहेंगे, जो पैसेज बना इसको कहते हैं कपुलेटरी पाथ। कपुलेटरी पाथ। तो इस कपुलेटरी पाथ से अब क्या होगा कि इस स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम अंदर जाएगा, क्योंकि एक के पास अपना सेंट्रोमियर नहीं होता है, वो उसको सेंट्रोमियर स्पर्म से ही मिलता है। तो एक का स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रोमियर इसके अंदर जाता है। तो ये जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर आता है, ठीक है, जैसे ही अंदर आता है वैसे ही क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो जाता है, यानी इसमें डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम के इनफ्लक्स के कारण ये डिपोलराइज होता है और इस डिपोलराइजेशन के कारण फास्ट रिजेक्शन होता है पॉलीस्पर्मिक कंडीशन का, यानी और इसके अतिरिक्त कोई स्पर्म इंटर नहीं करेगा। चलिए ये हो गया। यहां पर ना स्टूडेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म से माइग्रेट होकर के, यहां से माइग्रेट होकर के
चला आता है पेरीविटलाइन स्पेस में, यहां पर पेरीविटलाइन स्पेस में चला आता है। तो ये सब हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं ये कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का यहां से माइग्रेट होकर पेरीविटलाइन स्पेस में आना कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, तो ये जो एग है वो एक्टिव होगा और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा तो पहले से एक पोलर बॉडी बना हुआ था, ये डिवाइड होकर एक और पोलर बॉडी बना दिया, सेकेंड पोलर बॉडी। तो अगर क्वेश्चन आए कि इन ह्यूमन बीइंग सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है, तो हमारा आंसर होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, व्हेन सेल गेट एक्टिवेट एंड एग गेट एक्टिवेट एंड कंप्लीट मियोसिस 2। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि एग का और ये स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एग का न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये दोनों के फ्यूजन को कहेंगे कैरियोगैमी, सिनगैमी, या यही है फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ तक फर्टिलाइजेशन देख लिए। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास। अब आइए देखते हैं इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। चलिए इसमें कितने स्टेप्स होते हैं ये देखते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो दिख रहा है। इसके बाद कहां होता है, ऑकर एट एम्पुला, एम्पुला इस्थमस, इस्थमस जंक्शन, जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास ये घटना होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की। यहां तक देख लिए। अब देखिए ह्यूमन एग जो है नॉन क्लेडोइक एग होता है। नॉन क्लेडोइक एग क्या होता है, देखिए ह्यूमन एग कैसा होता है, ह्यूमन एग इज नॉन क्लेडोइक, है ना, एलेसिथल एग, कॉमा एलेसिथल एग। ह्यूमन एग जो है कैसा है, नॉन क्लेडोइक, एलेसिथल होता है। एलेसिथल का मतलब होता है कि योग इसमें नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर। और नॉन क्लेडोइक का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच नहीं होता है, जैसे कि मुर्गी में होता है, ठीक है, एग के ऊपर कवच होता है। तो ऐसे एग को कहते हैं क्लेडोइक एग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और ह्यूमन एग कैसा होता है। अब आइए स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं तो देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। चलिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है पर इजेकुलेशन मेल 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज करता है। और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें 60% स्पर्म जो है, स्पर्म शुड बी नॉर्मल इन शेप एंड साइज, ठीक है, 60%। और इस 60% में 40% स्पर्म शुड बी vigorous motility, मोबिलिटी, इसका मोबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
तो नॉर्मल देखिए, पर इजेकुलेशन, एक बार इजेकुलेशन होता है तो मेल लगभग 3 से 5 ml, ठीक है ना, 3 से 5 ml सीमेन रिलीज करता है, और इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ हो सकता है, और उसमें से 60% जो है वो नॉर्मल सेपन साइज का होना चाहिए, और उस नॉर्मल में से, ठीक है ना, 40% स्पर्म जो है वो विगरस मोबिलिटी का होना चाहिए, बहुत ऊर्जावान होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के नॉर्मली फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है स्टूडेंट ये। अब आइए इसके बाद इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टेप, ठीक है। तो स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है स्टूडेंट। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, तो इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या जी, तो पुटिंग द सीमेन into vagina is called insemination, ठीक है। नेचुरली इंसेमिनेशन जो है वो ड्यूरिंग कपुलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल ये सेक्सुअल एक्ट के दौरान ये मेल जो है वो अपने पेनिस के थ्रू सीमेन को फीमेल वेजाइना में पुट करता है, और यही काम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाएगा तो उसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो पहला हो गया इंसेमिनेशन। इसके बाद है कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या है, तो अब एक बात बताते हैं। अब क्या है कि कोई अपना गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो क्या करता है, पहले बाल झाड़ करके पूरा सज संवार कर जाता है। तो ये स्पर्म है, ये अपने गर्लफ्रेंड एग से मिलने के लिए जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, ये पूरा प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा। तो उस तमाम प्रिपरेशन को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। तो स्पर्म प्रिपेयर itself for fertilization, है ना, is called कैपेसिटेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेशन कब होता है, तो ऑकर आफ्टर इंसेमिनेशन, ठीक है। ऑकर आफ्टर इंसेमिनेशन कहां होता है, तो ऑकर आफ्टर इंसेमिनेशन इन वेजाइना, ठीक है। तो स्टूडेंट इंसेमिनेशन के बाद हम लोग देखें कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है, वो स्टेप को हम लोग ध्यान देंगे। तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन में क्या होता है ना, तो इस रिएक्शन के दौरान, यानी फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, तो देखिए फर्टिलाइजिन रिलीज बाय, ठीक है, फर्टिलाइजिन रिलीज बाय, किसके द्वारा फर्टिलाइजिन रिलीज होता है, ओवम। इट इज, ये कैसा होता है, तो इट इज ग्लाइकोप्रोटीन, whereas एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज बाय एंटी फर्टिलाइजिन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो स्पर्म के द्वारा, स्पर्म है ना, विच इज एसिडिक प्रोटीन, जो कि एसिडिक प्रोटीन है। यहां तक हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं,
ये जो रिएक्शन है एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो दिस रिएक्शन इज स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है स्टूडेंट, ये रिएक्शन जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। चलिए यहां तक हो गया क्लियर, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको देखना है स्टूडेंट। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एक्रोसोम के द्वारा कुछ केमिकल रिलीज होता है। तो व्हेन एग कम्स in contact of when egg comes in contact of sperm then acrosome of sperm secrete या रिलीज, ठीक है, बेहतर होगा सेक्रीट लिखें, सेक्रीट हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनाइडेज कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम जोना लाइसिन। ठीक है, दैट क्या करेगा ये, तो डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट किसको डाइजेस्ट करेगा, लेयर ऑफ एग के डिफरेंट लेयर को, जैसे कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसूडा है ना, पैलुसीडा, इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। टू फॉर्म कपुलेटरी पाथ, क्या बनाएगा जी, तो कपुलेटरी पाथ, तो कपुलेटरी पाथ बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक देख लिए कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन क्या है और एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कपुलेटरी पाथ बन गया, अब जो है स्पर्म का एंट्री जो है आसान हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, अगला स्टेप है डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो देखिए एग मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है ना, तो डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन ड्यू टू, क्यों होता है, तो ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन Na+। दिस डिपोलराइजेशन helps in fast rejection of पोलिएस्पर्मी, यानी जो एग का मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से पोलराइज होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही पोलराइज फास्टली पोलराइज होगा, अब पोलराइज होगा तो क्या होगा, मैंने करंट एक आएगा, उस करंट के चलते जो बाकी स्पर्म है वो बहुत तेजी से उनका डिटेक्शन होता है, वो पोलिएस्पर्मिक कंडीशन नहीं हो पाता है, ये तमाम चीजें होती है। अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद तो यही देखे हैं डिपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, तो कॉर्टिकल
न्यूल माइग्रेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ एग टू पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, और पूरी तरह से सील्ड कर देता है एग को, ताकि कोई दूसरा स्पर्म इंटर न करे। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन तक। इसके बाद क्या होता है, तो अब क्या है कि यहां पर देखें कॉर्टिकल रिएक्शन कब शुरू होगा। तो कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू होगा व्हेन, अच्छा अब ये भी लिख लें कि दिस रिएक्शन गेट स्टार्ट when the nucleus and centrosome है ना, न्यूक्लियस एंड सेंट्रोजोम ऑफ sperm enter into the cytoplasm of egg। तो कॉर्टिकल रिएक्शन कब स्टार्ट होता है, जब स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म का सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम, ये दो चीज देखिए यहां पर न्यूक्लियस और सेंट्रोजोम स्पर्म का मात्र दो ही इंटर करता है एग के साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही ये इंटर करता है कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आते हैं। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो स्टूडेंट एक का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस आ चुका है। अब एग अपने आप को एक्टिव करेगा और मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एग। ठीक है, तो एग कंप्लीट मियोसिस 2, एग कंप्लीट करता है, एग कंप्लीट मियोसिस 2 है ना, टू फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी एंड ऊटीड। ठीक है, ऊटीड बनाता है। अब देखिए न्यूक्लियस अब तो ऊटीड बना लिया। हाँ, तो अब लास्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं कैरियोगैमी। तो इस स्टेज में क्या होगा, तो न्यूक्लियस ऑफ किसका न्यूक्लियस स्टूडेंट, बिल्कुल सही, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर। दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी या सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन हो गया। तो स्टूडेंट यहां तक देख लिए हम लोग। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं। चलिए पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, इंसेमिनेशन। दूसरा स्टेप क्या था, कैपेसिटेशन। आगे बोलना है स्टूडेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे बोलेंगे। ठीक है, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन। इसके बाद क्या है, कैपेसिटेशन के बाद तो फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन
रिएक्शन। चौथा क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके बाद पांचवा नंबर क्या होगा? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन होगा। छठा नंबर क्या होगा? एग पोलराइज हो गया, अब क्या होगा छठा नंबर में? तो कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा? सातवां नंबर। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ एग टू कंप्लीट मियोसिस 2। और इसके बाद 8 नंबर क्या है? कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। तो स्टूडेंट इतना स्टेप है, ठीक है, इतना स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। तो आई होप इस स्टेप को समझे होंगे सब। तो आज इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट।